नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। रुक करते हैं खबरों का। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण में इस पर अंकुश लगाने के साथ ही प्रवासी कामगार और श्रमिकों को रोजगार दिलाने की दिशा में हर रोज नए अवसर तलाश रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भरोसा है कि उत्तर प्रदेश गारमेंटिंग हब बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने कार्यालय लोक भवन में टीम 11 के साथ कोरोना वायरस संक्रमण पर समीक्षा बैठक के दौरान ही हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग का एक प्रस्तुतिकरण भी देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के चलते जो कामगार श्रमिक प्रदेश वापस लौटे हैं, उनमें बड़ी संख्या में टेलरिंग एक्सपर्ट भी हैं। हम इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। हमको इस कठिन समय में भी राज्य में वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देना होगा ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। भारत और चीनी सेना के बीच लद्दाख में पिछले दिनों हिंसक झड़प हुई, जिसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए हैं। इसके बाद देश भर में चीनी कंपनियों और उत्पादों का विरोध हो रहा है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चीनी कंपनी का रेल कॉरिडोर का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने पर सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने एक खबर का लिंक ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए, लेकिन सरकार ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को सौंपकर घुटने टेकने जैसी रणनीति अपनाई है। तमाम भारतीय कंपनियां भी इस कॉरिडोर को बनाने के लिए काबिल हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को रिहाई मिलने के बाद गुरुवार यानी कि आज प्रेस वार्ता की और सूबे की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। निश्चित रूप से उन्होंने सत्यमेव जयते की परिभाषा को चरितार्थ किया है। मुझे लगता है कि जो हाई कोर्ट का आदेश था उसमें बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने सरकार को भी यह कहा है कि अगर बसें दे रहे थे तो आपको लेने में क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि यह कोरोना का जो महामारी था यह एक आपदा था और इसमें सभी लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही थी। अगर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती थी, सहयोग करना चाहती थी, तो सरकार को दर्द नहीं होना चाहिए था। निश्चित रूप से यह सरकार घबराई हुई थी। वह जानती थी कि अगर बसों का इस्तेमाल कर लेंगे तो शायद हमारा उत्तर प्रदेश में किरकिरी होगा, इसलिए उन्होंने बसों को नहीं किया। और यहाँ होने के बाद प्रियंका जी से बातचीत की? बिल्कुल, मैंने उनको धन्यवाद दिया और उनके जो लेख थे वो मेरे लिए बहुत ही मेरे हौसले को बढ़ाने वाले थे। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद अर्पित करता हूँ और अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आपके साथ जितने जिला कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे, क्या उनको रिहा कर दिया गया? मुझे लगता है कि 69 लोगों पर मुकदमा हुआ देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, जो कि निश्चित रूप से इस सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। अगर पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी गिरफ्तार होगा तो पार्टी के लोग आंदोलन करते हैं। ये सरकार उन्हें दबाना चाहती थी, डराना चाहती थी। अरे हम अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेजी हुकूमत को जब इस देश से भगा चुके हैं तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार को बड़ी। लद्दाख में हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि चीन के 45 सैनिक गंभीर रूप से हताहत बताए जा रहे हैं। उधर मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को चीन की इस हिंसक कार्रवाई पर सामरिक के साथ आर्थिक जवाब देने की सलाह दी है। अखिलेश यादव ने साफ किया है कि मोदी सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास में समाजवादी पार्टी देश हित में उसके साथ है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, चीन के हिंसक व्यवहार को देखते हुए भारत सरकार को सामरिक के साथ साथ आर्थिक जवाब भी देना चाहिए। चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके तत्काल प्रभाव से निलंबित होने चाहिए और चीनी आयात पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास में समाजवादी पार्टी देश हित में सरकार के साथ है। बता दें कि एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, चीन के साथ झड़प में हमारे देश के अनेक जवानों के शहीद होने की खबर हर देशवासी को दहलाने वाली है। शहादत को सलाम, सरकार अब तो सच बोलो।
गर्भवती महिला का इलाज के लिए कई अस्पतालों में चक्कर काटने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब गौतम बुद्ध नगर से एक पिता का दर्द सामने आया है। एक पिता छत से गिरे अपने बच्चे के इलाज के लिए 6 अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हुआ। पीड़ित पिता ने बताया कि घायल बच्चे को लेकर एक निजी एम्बुलेंस के सहारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, जिसके बाद थक हार कर दिल्ली में इलाज मिला। गुलशन ने बताया कि आखिर में बच्चे को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर है। साथ ही कई अस्पतालों के चक्कर काटने में गुलशन को करीब 3600 रुपए का खर्च आया है। एक मिनट भैया, नाम क्या है आपका? नाम बता दीजिए। रोशन। और बच्चे का नाम क्या है? क्या हुआ इसे? गिर गया, 2 मंजिल से गिर गया। कब गिरा था ये? आज सुबह। आप रहते कहाँ? टाटा गाँव। टाड़ा गाँव। अच्छा, तो कहाँ गए थे आप? बता दो कहाँ कौन सा हॉस्पिटल? कहाँ गए थे? आइवरी हॉस्पिटल, यथार्थ विश्रक यथार्थ के सेक्टर 82 किया, उसके बाद सब अच्छा। भाई बैठे चलो। फिर क्या हुआ? अबे चलो तुम बैठो। अयोध्या के संतों में भी चीन के खिलाफ बेहद नाराजगी है। आज सरयू तट पर रामादल ट्रस्ट ने यज्ञशाला कर चीन के खिलाफ पोस्टर लगाकर यज्ञशाला को बंद कर बाहर बैठकर सांकेतिक धरना दिया। इस धरने में वैदिक ब्राह्मण भी शामिल हुए। संत समाज की मांग है कि भारत की सरकार चीन की सेना द्वारा किए गए धोखे का बदला जरूर ले। चीन की सेना ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। देखिए, अभी 24 घंटे पहले ही चीन की सीमा पर भारतीय सैनिकों के साथ धोखेबाजी के साथ जो क्रूरता की गई है, उससे पूरे देश में जो है आक्रोश है और संत समाज स्तब्ध है। ऐसी कायराना हरकत की उम्मीद नहीं थी। इसके विरोध में चीन के समूल नाश का संकल्प लेकर के चीन से प्रतिशोध शहादत का बदला लेने के लिए संत समाज ने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के से मांग किया है और उनके साथ हम लोग खड़े हैं। हमें शहादत के साथ साथ आक्साई चीन और कैलाश मानसरोवर भी चाहिए। इसके लिए 1 दिवसीय उपवास रख करके मांग की गई है और अपने शहीद हुए सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष यज्ञाहुति का कर्म भी ब्रह्म मुहूर्त में किया गया है। महाराज जी, जिस प्रकार से इतने लंबे समय के बाद इसने एक कायराना हरकत किया है, ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका दुष्परिणाम उसको झेलना पड़ेगा। परिणाम कितने भयंकर होंगे इसका अंदाजा लगा पाना बहुत। ताजनगरी आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका है। आगरा के भगवान टॉकी चौराहे पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि चीन की कायराना हरकत के चलते भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। उसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही चाइनीज आइटम न खरीदने की आगरा वासियों से अपील की। अतुल सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चीन ने जो कायराना हरकत की है हमारे जवानों के साथ, उसने हमेशा हमारी पीठ पे छुरा मौका है। तो हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अब कोई अनुनय विनय नहीं, सिर्फ एक हुंकार भरो और चाइना पे खत्म कर दो, क्योंकि अब ये देश ये इतने जवानों की शहादत अब ये सहन नहीं कर सकता। हम ये चाहते हैं, आज हमने जैसे होली जलाई है चीनी प्रोडक्टों की, उसी तरीका से चीन को भी जला देना चाहिए, क्योंकि अब हम में सहनशीलता नहीं रह गई है। जिस तरीके से हमारे जवानों को मारा गया है, हम चाहते हैं कि 4 की जगह उनके 40 मारे जाएं। जय श्री राम। से भारत और चीन की सीमा पर जो चीन द्वारा दोगलेपन को दिखाते हुए भारत के 20 सैनिकों की हत्या की गई है, उसके विरोध में आज हिंदू महासभा के द्वारा सभी चीन के पदार्थों का बहिष्कार करने की मांग की गई है। और हम लोग आज ये प्रण ले रहे हैं कि जब तक चीन अपने काबू में नहीं आता है, तब तक हम लोग चीन के सामानों का बहिष्कार करेंगे। और आज ये प्रण ले रहे हैं कि हम लोग स्वदेशी ही अपनाएंगे। आज हम लोगों के द्वारा, हिंदू महासभा के द्वारा चीन के जो भी पदार्थ हैं उनकी होली जलाई गई है और सब लोगों के द्वारा ये शपथ ली गई है कि हम में से कोई भी चीन के सामान का उपयोग नहीं करेगा।
अमेठी में आज एसपी कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर पहले शहीदों को नमन किया और उसके बाद चीन के राष्ट्रपति का पुतला और चीन के झंडे जलाकर विरोध जताया। वहीं चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हुए चाइनीज सामानों में तोड़फोड़ भी की गई। सपा महिला नेत्री गुंजन सिंह ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की। देखिए, ये जो लद्दाख में गलवान घाटी में हमारी जो है वीर सपूत जवान शहीद हुए हैं, उसी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम जो है चीन सेना के राष्ट्रपति जो हैं वहाँ के उनका पुतला फूंका है, उनका जो है झंडा फूंका है। और हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील करते हैं कि वो अब कुछ बोलें। और जो उन्होंने हमारे 20 सैनिकों को मारा है, तो कम से कम 20,000 सैनिक वो मारे जो है। और इनसे हम लोग ये अपील करना चाहते हैं कि जितने भी चीन के जो है वो भी ठेके हैं, उसको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए और उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके इनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हर तरह का बंद किया जाए। मिर्जापुर के रमई पट्टी चौराहे पर एसपी कार्यकर्ताओं ने लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं ने घटना की निंदा करते हुए शहीद जवानों को नमन किया है। आप लोग चीन का पुतला फूंक रहे हैं, क्या मामला है? आज हम समाजवादी साथी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला हम लोग दहन करने रमई पट्टी चौराहे पे आए हैं। कल जो वारदात हुई हमारे वीर सपूतों के साथ 20 शहीद हुए हैं, मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंकते हुए और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि वो वीर सपूतों का बदला ले और चीनी सैनिकों के साथ जो उन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ साहस किया है युद्ध लड़ने का, उनको चेतावनी देते हुए उनसे युद्ध लड़े। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। तो ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर के 96 ब्लॉक क्षेत्र के नगवासी गांव का हाल बदहाल हो गया है। प्रशासनिक उपेक्षा के चलते विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही ग्रामीण भी परेशान हैं, जिसके चलते गांव के लोगों से आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वीडियो कॉलिंग के जरिए वार्ता की और गाँव वालों प्रधान का हालचाल जाना। उत्तर प्रदेश के अखिलेश सरकार के दौरान नगवासी गाँव को प्रदेश में स्पर्श गाँव के रूप में चयनित किया गया था। तब गांव का विकास रफ्तार की तरह हो रहा था। बड़े बड़े अधिकारियों की चौपालें इस गांव में लगती थी और अधिकारी ग्रामीणों की छोटी सी समस्या पर ग्राम पंचायत के चक्कर मारते नजर आते थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, गांव का नजारा भी बदल गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से वार्ता कर प्रधान ने गांव का हाल बताया। ग्राम प्रधान ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें याद किया, उनसे वार्ता की, उन्हें इसलिए काफी अच्छा लगा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मेरी बात हुई, जो कि 3 साल से मतलब अपने पद से हटे हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने हम गांव वालों को याद किया और मुझसे वीडियो कॉलिंग के जरिए मुझसे बात की। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्या बात हुई आप लोग की?
उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि गांव का काम नहीं हो रहा है, काम रुका हुआ है। इसी बारे में उन्होंने पूछा कि गांव में क्या क्या काम हो रहा है, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या रुका हुआ है। तो फिर गांव में काली रोड बनी, आरसीसी रोड बनी, पानी की टंकी और मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। यही सब बातें मतलब हमारी और उससे हुई। तो उनके कार्यकाल में कितना तेज काम होता था, अब इनके अब योगी जी के कार्यकाल में कितना तेज हो रहा है? काम करीब करीब वैसे ही है, थोड़ा सा सेकंड बजट रुकने की वजह से काम में थोड़ा सा रुकावट आया, बाकी अभी इस समय तो चल रहा है काम। तो क्या आप लोग का है कि मतलब कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं या कि अखिलेश जी आपके गांव के लिए? हमारे लिए तो अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी बात जो है अखिलेश साहब से हुई और मैं सामने आया तो तुरंत उन्होंने मुझे प्रणाम किया, मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। गांव की उन्होंने हाल चाल पूछी कि भाई इस वर्ष में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। उनका काम बहुत हुआ है और गांव आपका आभारी है इसके लिए और सब आपके साथ में। तो पहले जैसे अब काम हो रहा है कि नहीं 3 साल से जब से अखिलेश गए हैं? नहीं साहब, जब से गए हैं तब से तो कोई काम नहीं हो पाया। हाँ, तो क्या आशा रखता है कि आपको आना चाहिए उनको? आप लोग किसको पसंद करते हैं? बिल्कुल हमारे गांव का इतना काम हम लोग तो बिल्कुल चाहते हैं भाई कि वही आए, क्योंकि हमारे गांव का कल्याण तो उन्हीं से हुआ है। ठीक है। सूबे में अनलॉक के प्रथम चरण के दौरान लोग गढ़मुक्तेश्वर के गंगा घाट पर गंगा स्नान करने पहुंचे। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सभी एहतियात के साथ गंगा आरती यहां फिर से शुरू हो गई है, जो पहले बंद कर दी गई थी। घाट पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों का पालन सख्ती से करवाया गया। जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हुए थे। चारों फेज में जो अस्थि विसर्जन वाले यात्री हैं या जो दाह संस्कार वाले लोग थे वो तो कंटिन्यू यहाँ पे आते ही रहे। अन्य राज्यों से, राजस्थान हरियाणा से अपने प्रशासन से परमिशन लेके वो लोग अस्थि विसर्जन करने आते रहे। लेकिन अब अनलॉक 1 में तो अस्थि विसर्जन के अलावा जो नहाने वाले लोग हैं या जो माँ गंगा से पूजा अर्चना करने यहाँ पे आते हैं, उन लोगों का आना जाना भी अब प्रारंभ हो चुका है और वो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। तो लोग आना शुरू हो गए। बिजनेस की क्या हालत चल रही है इस वक्त? व्यापार के दृष्टिकोण से भी उतना प्रभावशील नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अभी जो लोग हैं वो भी बच रहे हैं बाहर के खाने से या बाहर से कुछ सामान खरीदने से। केवल आ रहे हैं, गंगा जी नहा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। तो अब आरती अब नॉर्मलाइज तरीके से होने लगी है क्या? हाँ, आरती अब अपने उसी स्वरूप में हो रही है, भव्यता के साथ, जिस तरीके से होती थी लॉकडाउन से पहले। औपचारिक आरती लॉकडाउन में होती रही, परंतु अपने भव्य स्वरूप के साथ हो रहे हैं। घंटे हमारे बिल्कुल इसी स्तर से लगे हुए हैं कि कोई उन्हें छू नहीं पाए। और जो हमारे आरती स्थल पे जितने भी मंदिर हैं, मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ हैं, वो सब शीशे से कवर्ड हैं, कोई उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता है। और उसके अलावा भी अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है। दिन में 3 बार पूरा आरती स्थल को सैनिटाइज किया जा रहा है, जितने भी दान पात्र वहाँ रखे हुए हैं या रेलिंग्स रखे। अलीगढ़ में कोरोना वायरस महामारी के बीच लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां खाना पसंद कर रहे हैं, जिससे इनकी मांग बढ़ी है। मंडियों में सब्जियों की मांग और आपूर्ति में बढ़ोतरी के साथ साथ इनकी कीमतों में भी तेजी आई। टमाटर का थोक भाव बीते 2 हफ्तों में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही इस दौरान आलू, प्याज समेत अन्य हरी सब्जियों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। मंडी के कारोबारी बताते हैं कि ढाबा, कैंटीन और भोजनालयों के खुलने के बाद सब्जियों की मांग में तकरीबन 20% का इजाफा हुआ है। सब्जियों की थोक मांग बढ़ने से इनके खुदरा दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तोरई, लौकी, भिंडी, हरी मिर्च और इस टाइम मक्का है और हरी सब्जी की ज़्यादा डिमांड है। जाके के कोरोना में हरी सब्जी ज़्यादा लोग मांग रहे हैं। ताकत आएगी? हाँ, इससे ताकत आएगी। तो कितनी महिलाएं लगी हैं, कितना रोजगार दे रही हैं? हाँ, हैं कोई 1 दर्जन की करीब महिला हैं, दूध संशोधन है और सावधानी हम अपनी पूरी तरह से बरत रहे हैं। क्या मुँह बांध के रहती हैं? मुँह बांध के रखे हैं रहती हैं। क्यों? कि जाके मारे कोई ये कोरोना के चक्कर में। इन लोगों को कितना रोजगार दे रहे हैं, क्या कितनी मजदूरी मिल जाती है? इनको मजदूरी
मिल रही है 200 रुपये। रेवाड़ी से मथुरा के रास्ते होकर पन्ना जा रही रोडवेज बस में एक महिला यात्री ने बेटे को जन्म दिया। महिला के प्रसव पीड़ा की सूचना मिलते ही बस को रोका गया और महिला कोसी कला के समीप NH 2 पर उतर गई। इसी दौरान सड़क के किनार महिला ने बेटे को जन्म दिया। महिला के प्रसव की सूचना पर आसपास की महिलाएं भी आ गईं और कपड़े की 4 दीवारी बनाकर सुरक्षित प्रसव करवाया गया। इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। प्रकाश। कहाँ से आ रहे हो? रेवाड़ी से आ रही। रेवाड़ी से। अच्छा, ये डिलीवरी हुई थी, कहाँ हुई है? डिलीवरी यहीं पे भाई, जहाँ से एम्बुलेंस उठा के लाए। एम्बुलेंस उठा के? पुल नहीं पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, पुल के पास। तो कहाँ जाना था आपको? हमका जाना है पन्ना जिला। किस में जा रहे थे आप बैठ के? बस में जा रहे थे सरकारी। तो बस ने क्यों उतार दिया फिर? उसने उतार दिया, पेट दर्द करने लग गया तो उतर गई, इसलिए उतार दिया। तो आपने कहा नहीं कि इसको किसी हॉस्पिटल के पास उतारो या कहीं ऐसे उतारो, बस वाले से आपने कहा नहीं? ये कह रही कि हमको उतरना है, तो पेट दर्द करने लग गया, तो उतरी है तो फिर हो गया, तुरंत बच्चा हो गया, मतलब पेट में बस से उतरने के बाद ही बच्चा हो गया। बच्चा हो गया। ठीक है, तो अब आप अस्पताल में आए हैं, बच्चा स्वस्थ है? बिल्कुल सही है बच्चा। हाँ, और बच्चे की माँ कैसी है? सही, वो भी सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार EMT है। क्या काम करते हो? इसमें टेक्नीशियन है एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में। ये आज बच्चा कहाँ में ले, ये कहाँ में ले माँ और बेटे जो प्रसूत है? ये पप्पू ढाबा है बढ़न गेट पर, वहाँ पर मिले और रोड पर यहाँ उतारे गए थे। हम पहुँचे जब तक डिलीवरी हो चुकी थी। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद हम ले आए हॉस्पिटल में। मथुरा में जिला अस्पताल के CMS सहित 30 कोरोना के मामले एक साथ सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो जिला अस्पताल के CMS भी कोरोना की चपेट में आ गए। CMS डॉक्टर RS मौर्य सहित 30 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला अस्पताल को सैनिटाइज कराया गया, वहीं CMS से जुड़े लोगों को क्वारंटीन भी किया गया। अब लगातार ग्रामीण इलाकों से कोरोना के पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने पूरी तरह पैर पसार लिए हैं। अब उसे नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। इधर जनपद में आए प्रवासी मजदूरों ने भी प्रशासन की मुश्किल को बढ़ा दिया है। अधिकतर प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिन्होंने ग्रामीण इलाकों में कोरोना को फैलाया है। वहीं जनपद के पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आने से नहीं बच पा रहे हैं। संभल जनपद में कई जगहों पर तमंचे और कारतूस की बरामदगी हुई है। नखासा में जहां 2 स्थानों पर छापा मारकर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री पकड़ ली है, वहीं धनारी में भी 3 जगहों से 5 तमंचा और 28 कारतूस की बरामदगी की गई है। तमंचा फैक्ट्री का खुलासा SP यमुना प्रसाद ने बहजोई में प्रेस वार्ता के दौरान किया। नखासा पुलिस ने 22 बने और 21 अधबने तमंचे बरामद किए हैं। यहां से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि नखासा पुलिस ने खानपुर खुम्बार निवासी यासीन के बेटे सुल्तान के घर में छापा मारा। यहां शस्त्र बनाने की फैक्ट्री मिली। मौके से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने मौके से 10 तमंचा, 1 बंदूक बनी हुई और 9 तमंचे, 2 लकड़ी की बट, अधबनी 2 कारतूस के अलावा शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। प्रयागराज के सैदाबाद के दुमदुमा गंगा घाट पर बीते कई महीनों से अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। मामले में चौकी इंचार्ज अरुण मौर्य द्वारा 1-2 बार की गई कार्रवाई के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई इस मसले पर नहीं की गई और ना की जा रही है। खनन माफिया गंगा घाटों के किनारे बालू को भारी मात्रा में डंप कर रही हैं। दुमदुमा गंगा घाट पर बोट की सहायता से अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन के धंधे में कई बालू माफिया बीते काफी समय से सक्रिय हैं। खनन विभाग भी इनके ऊपर किसी भी कार्रवाई से बच रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की मांग की है।
शामली के कांधला कस्बा निवासी एक युवक कई साल तक एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा और चुपचाप दूसरी लड़की से शादी रचा ली। जानकारी के अनुसार पूरा मामला शामली के कांधला कस्बे का है। कस्बा निवासी अमजद नाम का एक युवक पास में ही रहने वाली एक युवती से लगभग 5 वर्ष से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। कई दिन पूर्व युवक ने चुपचाप दूसरी शादी रचा ली। जैसे ही पीड़ित युवती को युवक की धोखेबाजी का पता चला तो युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने युवती की तहरीर पर मामले की जांच की तो मामला सच निकला। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक अमजद को हिरासत में लेकर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। सामने एक लड़का रहता है, नाम उसका अमजद है। उसने मुझे 8 साल तक की मीठी मीठी बातों में फंसाया। शादी का जैसा देकर मुझे 8 साल तक की पत्नी की तरह यूज किया और ये शादी मुझे कहता रहा कि अपनी बहनों के साथ अपनी बहनों की शादी के बाद तेरे शादी करूँगा। अच्छा जी, उसने मुझे शादी नहीं की। तो आपने थाने पे तहरीर दी, जिस तरह पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने उसको उठाया और फिर छोड़ दिया। अच्छा जी, कुछ कार्रवाई नहीं की उन्होंने मेरे पास। और अब कहाँ है वो लड़का? जी, वो शादी करने जा रहा है। शादी करने जा रहा है। आगरा में दक्षिण बाईपास ओवरब्रिज से एक ट्रक असंतुलित होकर हाईवे पर गिरने का मामला सामने आया है। हाईवे पर गिरने के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जिंदा जलने से मौत हो गई है। और इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।